हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पोषण और स्वास्थ्य का दूसरा चैप्टर विटामिन सी। पिछले वीडियो में मैंने विटामिन बी तक बताया था और आप सबसे पूछा भी था कि अगर आप लोगों को ऐसे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आप लोगों ने कमेंट किया, बताया कि ऐसे नोट्स के वीडियो और अपलोड कीजिए, उसके लिए थैंक यू। तो चलिए अब हम विटामिन सी के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह जल घुलनशील होता है। आइए अब हम इसके फंक्शन यानी कार्य को देख लेते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ऑक्सीडेंट का अर्थ होता है चीज़ों को सड़ाना। जैसे हम तेल को 2 बार से ज़्यादा गर्म करने पर उसमें फ्री ऑक्सीजन आ जाता है, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को सड़ाता है। यहाँ पर हम यह समझ लेते हैं, अगर हम कोई भी तेल खाते हैं तो उसे अगर 1 बार गर्म करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार गर्म कर सकते हैं। चौथा बार गर्म करने से उसमें फ्री ऑक्सीजन आ जाता है, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है और वह हमारे लंग्स को ख़राब कर सकता है। यह कोलेजन बनाने में मदद करता है। यह प्रोटीन है जिससे त्वचा का निर्माण करता है और मरम्मत भी करता है। विटामिन सी एक्यूट रेस्पिरेटरी संक्रमण को रोकने में भी मदद करता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऊतकों को ठीक करने में और सूजन व ऑक्सीडेशन से होने वाले नुकसान को कम करता है। यह आयरन का अवशोषण भी करता है। आप लोगों को मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी और मेरी राइटिंग भी समझ में आ रही होगी। जो लोग इसे देखकर नोट्स बनाना चाहते हैं वो लोग नोट्स बना लें, या जो इससे पढ़ना चाहते हैं वो इससे भी पढ़ लें। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है, यह हम सभी को पता है। हीमोग्लोबिन में आयरन, हेमो का अर्थ होता है आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। यह विटामिन रुधिर दाब को नियंत्रित करता है। आइए हम अब यह देख लें कि ब्लड प्रेशर 2 तरह के होते हैं। एक जिसमें हृदय संकुचित होता है अर्थात हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दूसरा हार्ट रिलैक्स रहता है अर्थात हृदय विश्राम। सिस्टोल 120 mmHg होना चाहिए और डायस्टोल 80 mm/Hg होना चाहिए, यानी धड़कन की दर। सॉरी, मैंने यहाँ गलती से धड़कन की दर बता दिया। यहाँ धड़कन की दर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर अर्थात रुधिर दाब होगा जिसे नापा जा सकता है। लेकिन WHO के अनुसार सिस्टोल 140 mm/Hg होना चाहिए और डायस्टोल 80 mm/Hg होना चाहिए। हम यह जान लें कि WHO की स्थापना कब हुई है, क्योंकि यह प्रश्न आते रहते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। आइए हम यह जान लें कि विटामिन सी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। कोलेजन कम हो जाता है जिससे जल्दी घाव नहीं भरते हैं, इसे ही स्कर्वी कहते हैं। और दूसरा जिंजीवाइटिस, जिसे मसूड़ों में सूजन हो जाता है। हमने बचपन में तो यह याद करके रखा है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, पर हमें यह नहीं पता था कि स्कर्वी क्या होता है। तो इसमें हम आगे यह भी जानेंगे कि स्कर्वी क्या होता है और इसके सोर्स कौन कौन से हैं। खट्टे फल जैसे आंवला, संतरा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, कीवी आदि। हम यह जान लें कि 100 ग्राम अमरूद में 228 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। विटामिन सी की मात्रा किनको कितनी ग्राम में लेनी चाहिए, तो विटामिन सी की मात्रा हम देख लें। वयस्क पुरुषों को 90 मिलीग्राम, महिलाओं को 75 मिलीग्राम, गर्भवती महिलाओं को 85 मिलीग्राम, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 120 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। अब हम विटामिन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि विटामिन के जो होता है यह फैट सॉल्यूबल अर्थात वसा घुलनशील होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन होता है। यह 2 प्रकार का होता है, विटामिन K1 और विटामिन K2। तो विटामिन K1 का नाम फाइलोक्विनोन है और विटामिन K2 का नाम मीनोक्विनोन है। विटामिन K1 पौधों में जैसे हरी साग सब्जियों में पाया जाता है और विटामिन K2 मीट, मांस, मछली इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन K2 हमारी छोटी आंत में पाई जाने वाली एक ई. कोलाई नाम की बैक्टीरिया होती है जो विटामिन K2 का निर्माण करती है।
यहाँ पर हमें यह भी जानना है कि जो लोग शाकाहारी होते हैं तो क्या उसके शरीर में विटामिन K2 का निर्माण नहीं होता है? उसके शरीर में भी विटामिन K2 का निर्माण होता है, क्योंकि वो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, इसलिए विटामिन K2 उन्हें प्राप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि जब हम मांस मछली नहीं खाते हैं तो उस परिस्थिति में हमारी छोटी आंत में पाई जाने वाली ई कोलाई नाम की बैक्टीरिया विटामिन K2 का निर्माण करती है। आइए अब हम इसके फंक्शन मतलब कार्य के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना, प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना। अब हम यह जान लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक चमकीला पीला पदार्थ होता है जो बाकी रक्त से अलग होता है। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, एक प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजन। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ यह देख लेते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया कैसे होती है। कैल्शियम प्लस 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 प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलता है तो थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा है और थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्लेटलेट्स है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया थ्रोम्बिन में जब फाइब्रिनोजन मिलता है तो फाइब्रिन का निर्माण करता है, और तीसरी प्रक्रिया में जब फाइब्रिन और ब्लड मिलता है तो ब्लड क्लॉटिंग होती है, अर्थात रक्त का थक्का जमता है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए सबसे पहले विटामिन K की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का बनने के लिए कैल्शियम खनिज की आवश्यकता होती है। इसको याद कर लेना है क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाता है। विटामिन K का तीसरा कार्य है ऑस्टियोक्लास्ट, अर्थात यह हड्डियों में पाए जाने वाला ऊतक है जिसका विटामिन K निर्माण करता है। चौथा कार्य है गर्भावस्था के समय रक्तस्राव को कम करता है, और पांचवा कार्य है ब्लड शुगर पर नियंत्रण करता है। इसके कमी से होने वाले डिजीज, इसकी कमी से रक्तस्राव होने लगता है क्योंकि रक्त का थक्का ही नहीं बनता है। इसके सोर्स जान लेते हैं। हरी पत्तीदार सब्जियां और फल इसके मुख्य स्रोत हैं। आइए दोस्तों, अब हम विटामिन E के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है और यह भी फैट सॉल्यूबल होता है, अर्थात वसा घुलनशील होता है। हम सभी को यह पता होना चाहिए कि विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A यह वसा घुलनशील होते हैं, मतलब फैट सॉल्यूबल होते हैं। तो विटामिन E के फंक्शन को हम देख लेते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यह रुधिर वाहिनी के आकार को चौड़ा करता है, गर्भपात के खतरे को कम करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, बालों और त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विटामिन E को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट वह तत्व होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से कोशिकाओं को बचाने में मदद करते हैं। विटामिन E के 8 विभिन्न यौगिक होते हैं और इसका सबसे अधिक सक्रिय रूप अल्फा टोकोफेरोल होता है। आइए अब हम यह जान लेते हैं कि विटामिन E की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो इससे शरीर के अंग सड़ने लगते हैं, बांझपन की समस्या होती है, और बांझपन की समस्या केवल महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी होती है। विटामिन E की ज़्यादा खुराक से रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। चूँकि विटामिन E की थोड़ी मात्रा ही गर्भनाल को पार करती है, इसलिए नवजात शिशुओं में विटामिन E कम मात्रा में जमा होता है। इस प्रकार नवजात शिशुओं में, विशेष रूप से समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं में विटामिन E की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ जोखिम कम हो जाता है क्योंकि शिशुओं को आमतौर पर स्तन के दूध में या कमर्शियल फार्मूला में भरपूर विटामिन E मिलने लगता है। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि बहुत कम वसा वाले खाना, चाहे वह कुछ भी हो, वो बहुत कम वसा वाले आहार से विटामिन K, E, D, A की कमी हो सकती है, क्योंकि इन विटामिनों को अवशोषित होने के लिए थोड़े फैट के साथ खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके विटामिन E के सोर्स के बारे में हम जान लेते हैं। यह तैलीय बीजों जैसे सरसों के बीज, सोयाबीन, सूर्यमुखी के बीज, अलसी के बीज इत्यादि में पाए जाते हैं। इसलिए जब हम घर में देखते हैं कि सरसों का बीज या सोयाबीन, सूर्यमुखी या अलसी के बीज आदि रखे होते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। चाहे वो 1 साल 2 साल तक रखे रहे फिर भी वो ख़राब नहीं होता है। मछली में भी विटामिन E पाया जाता है। यकृत, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट आदि
विटामिन ई के मुख्य स्रोत हैं। तो आइए अब हम विटामिन डी के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। विटामिन डी भी फैट सॉल्यूबल है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसके सभी विटामिनों के रासायनिक नामों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम विटामिन डी के फंक्शन यानी कार्य को देख लेते हैं कि इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं। यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और फास्फोरस जो होता है वह हड्डियों का निर्माण करता है। यह दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड्डियों का निर्माण कौन करता है और हड्डियों को मजबूती कौन प्रदान करता है, तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। इस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। विटामिन डी के कारण ही हमारा शरीर कैल्शियम और फॉस्फेट को सही से अवशोषित कर पाता है, जिससे हमारी इस हड्डी को मजबूती मिलती है और हमारी हड्डियों का निर्माण भी होता है। आइए दोस्तों, अब हम विटामिन डी के मुख्य सोर्स को देखते हैं। इसके मुख्य सोर्स हैं सूर्य की किरणें यानी यूवी रे बी प्लस स्किन यानी हमारी स्किन में एक डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम के उत्तक पाए जाते हैं। जब यूवी रे हमारी स्किन में पड़ती है तो इन दोनों के मिलने से हमारे दो ऑर्गन, एक किडनी और दूसरा वृक्क यानी लीवर सक्रिय हो जाते हैं, जिससे विटामिन डी का निर्माण कर देते हैं। दूध, दही, ओट्स, अंडा, मछली का तेल, टोफू, मशरूम आदि विटामिन डी के मुख्य सोर्स हैं। आइए अब हम इसकी बीमारियों को देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होने के खतरे रहते हैं। यह बीमारियां वयस्क में अलग प्रकार की होती है और बच्चों में अलग प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बच्चों में होने वाले रोग को देख लेते हैं। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाले रोग हैं रिकेट्स, वीक स्कल, वीक टीथ और नॉक नी। नॉक नी का अर्थ होता है असामान्य घुटना। अब हम एडल्ट में देख लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ होता है हमारी हड्डियों में छिद्र का हो जाना और ऑस्टियोमैलेशिया का अर्थ होता है शरीर का झुक जाना या कुबड़ निकल जाना। ऑस्टियो का क्या अर्थ होता है? ऑस्टियो का अर्थ होता है हड्डी जिसकी संख्या 206 होती है और ऑर्थ्रो का अर्थ होता है संधि अर्थात जॉइंट। जैसे हमारी उंगलियों के जॉइंट, घुटनों के जॉइंट, हाथों के, हमारी शरीर में और जॉइंट यानी संधि की संख्या 360 होती है। हम यह भी जान लेते हैं कि विटामिन डी कैंसर कोशिकाओं को कम करता है। मैं ये नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवा रही हूँ ताकि आप लोग इसे देख के पढ़ सकें और इसे या जिसका लिखने का मन हो, नोट्स बनाने का मन हो, वो भी इसे देखकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम पोषण और स्वास्थ्य का दूसरा क्लास 1 मैंने ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ पर है दूसरा चैप्टर शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना में हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रंथियाँ, दो तरह की ग्रंथियाँ होती है, एक डक्ट अर्थात नलीयुक्त ग्रंथियाँ और दूसरा डक्टलेस अर्थात जिसमें नलियाँ नहीं होती है। ग्रंथियाँ दो होती है, जो बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि डक्ट यानी नली द्वारा अपने श्रावण करती है और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ डक्टलेस होती है यानी नली के बिना ही वह हार्मोन का श्रावण करती है। तो बहिस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं वह देख लेते हैं। श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय जो है यह मिश्रित ग्रंथियाँ होती है। बहिस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों को इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यह केमिकल को डायरेक्ट ब्लड में मिला देती है। बहिस्रावी ग्रंथियां उसे कहेंगे जो अपने केमिकल को जब भी शरीर से बाहर निकालेगी तो वह डक्ट अर्थात नली के द्वारा ही निकालेगी। यकृत और अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि कैसे हैं यह उसे हम यहाँ इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। लीवर से बाइल जूस निकलता है।
यह पित्त रस और वसा या फैट को पचाता है। और यानी ये लीवर है, लीवर से बाइल जूस निकलता है, इस नली के माध्यम से इसमें आके मिलता है। और यह अग्नाशय यानी पेनक्रियाज जो है, यहाँ पे हमने उसे लिखा हुआ है, अग्नाशय से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। यानी यह जो अग्नाशय है, इस नली के माध्यम से इसमें आके पेनक्रियाटिक जूस मिलता है। यह अग्नाशयी रस प्रोटीन को पचाने का काम करता है और इसका वजन लगभग 60 ग्राम का होता है। यकृत और अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि अर्थात अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया। ग्रंथियां तथा हार्मोन। बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि रसायन निकालती है जिससे विकर होता है और विकर से रस निकलता है। और यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि से रसायन निकलता है, यह रसायन हार्मोन निकालती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि जिगर या लीवर जिसे बोलते हैं वह है, और इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, जिसका वजन 7 से 9 किलोग्राम होता है। एक औसत मनुष्य की त्वचा का वजन लगभग कुल शरीर के वजन का 15% होता है। यह सब हमें अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यह सब प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारे शरीर का सबसे लंबा अंग है छोटी आंत, जो 6.25 से 7 मीटर की होती है। ग्रहणी छोटी आंत का भाग होती है। ब्रूनर ग्रंथि ग्रहणी के सब म्यूकोसा में उपस्थित होती है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत। चलिए अब हम लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देख लेते हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथ को देख लेते हैं या कितनी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कुल 9 होती है। पहला है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, दूसरा है पीनियल ग्रंथि, तीसरा है पीयूष ग्रंथि, चौथे नंबर पे है अवटु ग्रंथि, 5वें नंबर पे पैराथायराइड ग्रंथि, 6ठे नंबर पे थाइमस ग्रंथि, 7वें नंबर पे अग्नाशय ग्रंथि, 8वें नंबर पे है अधिवृक्क ग्रंथि और 9वें नंबर पे है लैंगिक ग्रंथि। हम यह भी जान लेते हैं कि यह सब ग्रंथियां हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर अवस्थित होते हैं। तो पहला जो यह 3 ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष ग्रंथि, यह हमारे मस्तिष्क में अवस्थित होता है। अवटु ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि गले में अवस्थित होता है। थाइमस ग्रंथि चेस्ट यानी छाती में अवस्थित होता है। अग्नाशय ग्रंथि आमाशय में स्थित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि हमारी जो दोनों किडनियाँ होती है उसके ऊपर अवस्थित होता है। और हमारी लैंगिक ग्रंथि छोटी आंत के नीचे अवस्थित होती है। हम यहाँ पर एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर में ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे जैसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, इसकी संख्या 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में 1 लिख दिया है। पीनियल ग्रंथि की भी संख्या 1 होती है। पीयूष ग्रंथि की संख्या भी 1 होती है। अवटु ग्रंथि भी हमारे शरीर में एक पाए जाते हैं, जो गले में होते हैं। और पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या 4 होती है। हम आगे यह जानेंगे कि पैराथायराइड की ग्रंथियाँ 4 कहाँ कहाँ पे होते हैं। थाइमस ग्रंथि की संख्या भी 1 है। अग्नाशय ग्रंथि की भी संख्या 1 है। अधिवृक्क ग्रंथियाँ 2 होती है, क्योंकि यह दोनों वृक्क के ऊपर पाए जाते हैं। और लैंगिक ग्रंथियाँ भी 2 होती है, जो छोटी आंत के नीचे पाए जाते हैं। यह एक पुरुष में होता है और एक महिला में होती है लैंगिक ग्रंथियाँ। यहाँ पे हम एक चीज़ की और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि 1 से 5 तक के जितने भी ग्रंथि हैं, जैसे यहाँ पे हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स और पैराथायराइड ग्लैंड्स, यह सभी ग्रंथि वह तंत्रिका तंत्र के पास अवस्थित होते हैं। थाइमस ग्लैंड परिसंचरण तंत्र के पास अवस्थित होते हैं और पेनक्रियाज ग्लैंड यह पाचन तंत्र के पास अवस्थित होते हैं। एड्रिनल और गोनेट्स ग्लैंड्स जो होते हैं वह मूत्र उत्सर्जन तंत्र के पास अवस्थित होते हैं। यहाँ पर परीक्षा में यह प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर में कितनी ग्रंथियाँ होती है, ग्रंथियों की संख्या कितने होते हैं और ग्रंथि कहाँ पे अवस्थित होते हैं और किस तंत्र के पास अवस्थित होते हैं। तो इसे हमें अच्छे से याद कर लेना है।
अब हम यह जान लें कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड्स है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड्स है। सबसे छोटी ग्रंथि भी पीनियल ग्लैंड्स है। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि लीवर हो गए, पैनक्रियाज और गोनेट्स हो गए। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है और सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। यह हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स जो होती है, यह पीयूष ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आइए अब हम पीनियल बॉडी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका आकार पाइनएप्पल के जैसा होता है और यह ब्रेन में अवस्थित होता है। पीनियल ग्लैंड्स को तीसरी आंख के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि मानव शरीर का तीसरा नेत्र किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का तीसरा नेत्र पीनियल ग्लैंड्स को कहा जाता है। यह हार्मोन का उत्सर्जन करता है। यह दो प्रकार के हार्मोन का उत्सर्जन करता है, एक मेलाटोनिन और एक सेरोटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन 98% का उत्सर्जन होता है और सेरोटोनिन हार्मोन का 2% उत्सर्जन होता है। आइए हम मेलाटोनिन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस हार्मोन को हमारा मस्तिष्क अंधेरे की प्रतिक्रिया में पैदा करता है। यह हमारे सर्कैडियन लय यानी कि 24 घंटे की जो आंतरिक घड़ी होती है, अर्थात जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल वॉच जिसे बोलते हैं, और नींद के समय में मदद करता है। यह हमारी आदतों को भी नियंत्रण करता है। 21 दिन में किसी भी आदतों को बदला जा सकता है। हमारे सोने की, खाने की या पढ़ाई करने की जो भी आदत हो, अगर हम उसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते रहें तो वह 21 दिन में आदतों को बदला जा सकता है। इस हार्मोन के कारण नींद बहुत ज़्यादा आती है। आइए अब हम सेरोटोनिन के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इस हार्मोन को खुश बनाने वाला रसायन कहा जाता है। यह हार्मोन तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित रसायन है। डोपामाइन भी एक ऐसा रसायन होता है जो हमें खुशी प्रदान करते हैं। यह हार्मोन आवश्यक एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन से बना होता है। आइए दोस्तों अब हम इसके डिजीज यानी रोग के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। एक हाइपोसेक्रेशन और हाइपर सेक्रेशन, अर्थात अल्प और अति। मेलाटोनिन कम होने पर नींद कम होती है और इसी को इंसोम्निया कहते हैं, अर्थात अनिद्रा। इसके कारण अनिद्रा कम होती है तो फिर मेमोरी का कम होना, इमोशंस का कम होना भी हो जाता है। और इस हार्मोन के अति होने पर क्या होता है, मेलाटोनिन ज़्यादा होने पर चिड़चिड़ापन होता है और असामान्य जैविक घड़ी, अर्थात सब कुछ असामान्य सा हो जाता है। खाने का टाइम कुछ और, सोने का टाइम कुछ और, पढ़ने का टाइम कुछ और। अब हम थायराइड ग्रंथि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में अवटु ग्रंथि भी कहते हैं और इसे बटरफ्लाई ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी फ़ोटो जब हम देखेंगे तो इसकी आकृति बटरफ्लाई के जैसी होती है। और इसे एच ग्लैंड्स भी कहा जाता है। यह अवटु ग्रंथि एच सिंबल जैसी होती है और ये एच सिंबल जो है इसी के इस कोने पर, इस कोने पर और इस पर, इन चारों बिंदुओं पर पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है। इसे आप गूगल पर इमेज सर्च करके देख सकते हैं। थायराइड हार्मोन, यह 2 प्रकार के हार्मोन का उत्सर्जन करती है, एक थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और कैल्सीटोनिन यानी थायरोकोल्सीटोनिन हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन्स के पास पहुंचाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसके बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये प्रक्रियाएं जीवों को बढ़ने, प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने और अपने पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करते हैं। यह हमारे शरीर में न हो तो इंसान की जान भी जा सकती है। चयापचय गर्मी पैदा करता है और यही वह है जो हमारे शरीर को एक स्थिर तापमान पर रखता है। अगर मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं हमारे शरीर में ना हो तो उससे हार्ट बीट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर ये सभी क्रियाएं प्रभावित होती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। मेटाबॉलिज्म, आयोडीन
को भी कंट्रोल करता है। यह आयोडीन बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका निभाता है। थायरॉक्सिन वह हार्मोन है जो हमारे उपापचयी क्रियाएं व आयोडीन को नियंत्रित करता है। अब हम कैल्सिटोनिन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक 32 एमिनो एसिड हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि की सी सेल द्वारा स्रावित होता है। इसकी बीमारियों को हम देख लेते हैं कि इसकी कमी से या इसकी कमी होने पर या इसके ज़्यादा होने पर कौन कौन सी डिजीज होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म होने से यानी इसकी कमी होने से पाचन क्रियाएं कम होती है, जिससे शरीर का भार बढ़ने लगता है, और जब शरीर का भार बढ़ने लगता है तो शरीर में सूजन भी होने लगती है। इसके कमी के कारण आयोडीन भी कम हो जाती है, जिससे बच्चा मंद बुद्धि का होता है, जिसे क्रीटेनिज्म भी कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म पाचन इसकी थायराइड ग्रंथि ज़्यादा होने पर, थायरॉक्सिन का उत्सर्जन ज़्यादा होने पर पाचन ज़्यादा होता है, जिससे शरीर का भार घटने लगता है, जिसे ग्रेव सिंड्रोम भी कहते हैं। शरीर का भार बढ़ना और शरीर में सूजन आना यह मैक्सोएडेमा कहलाता है। मैक्सोएडेमा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह शरीर के ऊतकों में फंसे तरल पदार्थ के कारण होने वाले सूजन के लिए चिकित्सा शब्द है। एडिमा अक्सर पैरों, टखनों में होती है, लेकिन यह शरीर के अन्य हिस्सों में जैसे चेहरे, हाथों और पेट को भी प्रभावित कर सकती है। आप लोगों को मेरी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो और मेरे नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी यह वीडियो कैसी लगी, नोट्स कैसे लगे। अगर आप लोगों को इसके आगे भी और नोट्स चाहिए तो मैं और नोट्स बनाऊंगी। हमने आज थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा। थायराइड ग्रंथि के बाद हम पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, हम आगे और भी नोट्स लेकर आएंगे। और मेरे चैनल जितने लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट तो ज़रूर करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। और आप लोग यह भी बताएं कि कौन कौन से लोग भोपाल से हैं जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।